हेलो एवरीवन। तो प्रीवियस सेशन को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई। ठीक है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई टेन ऑफ पाई कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो इसको डायरेक्टली पाई पे भी आप सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको एच में कन्वर्ट कर दूं, ठीक है, एच टेंडिंग टू जीरो पे, ठीक है, तो x को हमें क्या रिप्लेस करना पड़ेगा? x को हम पाई प्लस एच लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे आप पाई प्लस एच रिप्लेस कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? टेन ऑफ पाई कॉस स्क्वायर ऑफ पाई प्लस एच डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ऑफ पाई प्लस एच। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे कि इसमें कुछ ज़्यादा फर्क दिखेगा नहीं आपको, क्योंकि स्क्वायर का टर्म है तो सारा टर्म आपका सेम ही दे देगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? टेन ऑफ पाई कॉस स्क्वायर एच डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एच। ठीक है, तो इससे फायदा ये हो गया हमारा कि सारा टर्म हमारा एच टेंडिंग टू जीरो में चला गया। अब देखो ऊपर वाले में कॉस स्क्वायर को अगर हम ब्रेक करें तो ये क्या दे देगा? लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो टेन ऑफ पाई, और ये क्या हो जाएगा? वन माइनस साइन स्क्वायर, तो पाई से मल्टीप्लाई है तो पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर एच। ठीक है, डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ऑफ एच। ठीक है, और टेन ऑफ पाई माइनस थीटा कितना होता है? टेन ऑफ पाई माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, तो ये माइनस टाइम टेन ऑफ पाई साइन स्क्वायर एच बाई साइन स्क्वायर एच। ठीक है, इससे फायदा ये हो गया हमारा कि आप देखोगे कि यहाँ पे जो एंगल है सेम वही चीज हमारा नीचे भी जनरेट हो गया, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो ये पूरा लिमिट की वैल्यू किसको टेंड कर जाएगी? वन का, क्योंकि ये किस फॉर्मेट का बन गया? जीरो बाय जीरो फॉर्मेट का, है ना। तो यहाँ से वैल्यू आप कितनी बता पाओगे कि आपका आंसर डायरेक्टली पाई हो जाएगा, है ना। तो कौन सा माइनस पाई हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन मार्क कर सकते हैं? सी ऑप्शन आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है एफ एक्स इक्वल टू, ठीक है, हमें ये दिया हुआ और एफ डैश हमें जीरो निकालना है। ठीक है, तो वाई इसको हम एज्यूम कर रहे हैं वाई इक्वल टू एक्स प्लस टू अपॉन वन प्लस एक्स होल टू द पावर वन प्लस एक्स। ठीक है, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट का है, और एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट होता है तो हमें क्या करना होता है? दोनों तरफ लॉग लेना पड़ता है ना, लॉगरिदमिक डेरिवेटिव हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो दोनों तरफ मैं ln के साथ यूज कर रहा हूँ, क्योंकि डेरिवेटिव ln के टर्म्स में ही है। तो ये क्या बन जाएगा? ln वन प्लस एक्स ln ऑफ एक्स प्लस टू लॉग m बाई एन का फॉर्मूला भी यहाँ पे डायरेक्टली हम यूज कर दे रहे हैं, तो ये x प्लस वन हो गया। ठीक है, और अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कितना दे देगा? वन बाई वाई और इंटू वाई डैश इक्वल टू, यहाँ पे क्या यूज करेंगे? यहाँ पे चेन रूल यूज करेंगे हम। तो चेन रूल यूज करोगे तो क्या होगा? पहले हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा? इस वाले पूरे टर्म को मैं कांस्टेंट रख रहा हूँ, तो ये हमारा पूरा टर्म सेम है, एक्स प्लस टू माइनस एल एन ऑफ एक्स प्लस वन। ठीक है, और इसको डिफरेंशिएट किया तो इसकी वैल्यू वन हो गई। माइनस टाइम्स सॉरी प्लस टाइम्स वन प्लस एक्स को हमने सेम रखा, और इस वाले टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना दे देगा? वन बाई एक्स प्लस टू माइनस वन बाई एक्स प्लस वन। ठीक है, ये हमारा डेरिवेटिव आ गया। और y को फिर से हम एफ एक्स के टर्म में लिख लेते हैं, तो ये क्या हो गया? एफ डैश एक्स इक्वल टू वाई, यहाँ पे जाएगा तो ये एफ एक्स दे देगा। ठीक है, और ये पूरा टर्म इस तरफ में क्या आ जाएगा? ये हो गया ln ऑफ एक्स प्लस टू अपॉन एक्स प्लस वन, है ना, प्लस टाइम्स यहाँ पे देखोगे तो एलसीएम भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है वैसे, लेकिन लेने से कोई ज़्यादा फायदा नहीं है, क्योंकि हमें फाइनली एक्स की वैल्यू जीरो ही पुट करनी है। ठीक है, तो कैलकुलेशन में भी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये वन बाई एक्स प्लस वन आ गया, ये वाला पार्ट हमारे पास आ गया। और हमें किसकी वैल्यू चाहिए? एफ डैश ऑफ जीरो की वैल्यू चाहिए, है ना। किसकी वैल्यू चाहिए? एफ डैश जीरो की। तो एक्स की जगह पे जीरो पुट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? एफ ऑफ जीरो, और ये वाला टर्म कितना दे देगा? ये एल एन टू दे देगा। देखो, और यहाँ पे x की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो यहाँ से वन आ जाएगा, और ये वन बाई टू माइनस वन, तो ये माइनस हाफ का टर्म यहाँ पे जनरेट हो जाएगा, है ना। और एफ ऑफ जीरो कितना है? तो यहाँ पे एफ एक्स हमें ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है, क्या है? एक्स प्लस टू अपॉन एक्स प्लस वन टू द पावर
1 प्लस एक्स। तो यहाँ से देखो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, है ना, डायरेक्टली एक्स की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो फाइनल आंसर एफ डैश जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 ऑफ ln 2 माइनस 1, है ना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 2 ln 2 माइनस 1, डी ऑप्शन आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द टोटल नंबर ऑफ लाइंस टचिंग एटलीस्ट 2 सर्कल ऑफ द फैमिली ऑफ 4 सर्कल। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सर्कल है और 4 सर्कल हमें दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस थ्राइस एक्स प्लस माइनस 8y इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसके अगर सेंटर निकालोगे तो सेंटर कितना आ जाएगा प्लस माइनस 3/2 कॉमा प्लस माइनस 4, है ना। तो ये 4 सेंटर हमारे पास आ गए। और रेडियस की अगर बात करोगे तो देखो सबका, क्योंकि एक्स वाई कोऑर्डिनेट सेंटर हमें गिवन है और इसमें सी का कोई टर्म नहीं है। ठीक है, तो ये इसका सबका रेडियस सेम ही होगा। ठीक है, तो रेडियस निकालने की जरूरत नहीं है, वैसे रेडियस सबका सेम ही होगा। तो ये हमारे पास रेडियस हो गया और सर्कल हो गया। और सब क्या है, अगर मैं इसको प्लॉट करके देखता हूँ, ठीक है, तो देखो ये प्लॉट करते हैं, दोनों सारे कर्व कहाँ से पास करेंगे, ओरिजिन से पास करेगा, है ना। सारे कर्व कहाँ से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा। तो ये देखो 4 क्वाड्रेंट में अलग अलग आपके पास 4 कर्व बनेगा, है ना। और क्योंकि सिमेट्रिक टाइप का है तो आप देख सकते हो कि कर्व आपका इस टाइप से बनता जाएगा। ठीक है, तो चारों क्वाड्रेंट में मैं कर्व को प्लॉट कर रहा हूँ। ठीक है, एक यहाँ से आएगा और एक यहाँ से इस तरीके से मूव करते हुए, है ना। तो ये 4 कर्व हमारे पास आ गए। इसका नाम अगर C1 C2 C3 और C4 कर दूं, ठीक है, तो देखो आप C1 और C1 एंड C2 की अगर हम बात करें, है ना, तो C1 C2 के कितने कर्व पॉसिबल है ना, C1 C2 के कितने टेंजेंट पॉसिबल है, लाइन टचिंग एटलीस्ट 2 सर्कल। ठीक है, तो C1 C2 के टेंजेंट अगर देखोगे तो C1 C2 यहाँ पे इस तरीके से है। ठीक है, C1 C2 इस तरीके से, तो कितने टेंजेंट पॉसिबल है, इस केस में 2 टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। सिमिलरली आप C1 के साथ अगर C3 का लोगे, तो C1 के साथ अगर C3 लोगे तो वो किस टाइप का है, C1 के साथ C3 इस टाइप का है। तो इसके कितने पॉसिबल होंगे, इसके 3 पॉसिबल होंगे, है ना। वैसे ही C1 के साथ अगर आप C4 का लोगे तो C1 के साथ C4 का फिर इसी टाइप का देगा, तो फिर से ये क्या दे देगा 2 बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमने C1 के साथ सारा कॉम्बिनेशन चूज कर लिया। ठीक है, अब C2 पे आ जाते हैं। C2 के साथ C1 का हो चुका है, C2 के साथ C3 का अगर हम लेते हैं तो C2 के साथ C3 फिर इसी टाइप का देगा, फिर से 2 मिलेगा हमें, है ना। C2 के साथ अगर मैं C4 का लेता हूँ, है ना, तो C2 के साथ C4 लोगे तो वो इस टाइप का बनेगा, तो फिर से हमें 3 मिलेगा, है ना। तो C2 वाला हमारा कवर हो गया। C3 की बात करते हैं, C3 के साथ C1 हो चुका है, देखो C3 के साथ C2 हो चुका है ना। तो C3 के साथ C4 एक बच जाता है और C3 से C4 लोगे तो इस टाइप का आएगा, तो कितने आ जाएंगे 2 आ जाएंगे, है ना। C4 की बात करते हैं, C4 से C1 का हो चुका है, C4 से C2 हो चुका है, C4 से C3 हो चुका है ना। तो इतने सारे पॉसिबिलिटी हमारे पास है, तो सबको ऐड कर दो, टोटल नंबर कितने हो जाएंगे 2 + 3 5 5 10 और 4 14। तो टोटल कितने पॉसिबिलिटी है यहाँ पे हमारे पास 14 ऐसे लाइंस हैं जो एटलीस्ट 2 सर्कल को टच करेगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपल ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन है, तो ज्योमेट्री प्लॉट करो और आपका क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ ए पैराबोला। ठीक है, और पैराबोला हमारे पास है y² = 4ax। ठीक है, y में स्क्वायर है तो हमारा कर्व इस टाइप का कुछ बनेगा और इसका एक कॉर्ड होगा, है ना। और कॉर्ड इस टाइप से है कि कहाँ से पास कर रहा है, पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। ठीक है, तो ये एक इस टाइप का कॉर्ड है। कॉर्ड का मिड पॉइंट अगर मैं h, k एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है, कॉर्ड का मिड पॉइंट हमने क्या एज्यूम कर लिया h, k। ठीक है, तो ये देखो अगर कॉर्ड का हमें मिड पॉइंट गिवन होता है तो इस कॉर्ड का इक्वेशन कैसे लिखते हैं, है ना, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड व्हेन मिड पॉइंट इज गिवन। ठीक है, क्योंकि ये 2 डिग्री कर्व है और ये सेम टाइप का इक्वेशन
इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, सबके लिए ये चीज वैलिड होता है। तो ये क्या होता है, t इक्वल टू S1। ठीक है, अब पहली चीज यहाँ पे s क्या है, s हमारा है y² माइनस 4ax। तो S1 क्या हो जाएगा, S1 हमारा हो जाएगा, S1 के जगह पे इस h और k की वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, k² माइनस 4ah। ठीक है, और t क्या होता है, t आपको पता है क्या लिखते हैं हम, y1, और y1 यहाँ पे क्या है k, माइनस ये क्या होगा 4a, और x की जगह पे क्या पुट करेंगे, x प्लस h बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और इस दोनों को इक्वेट कर दोगे तो आपको डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, जब मिड पॉइंट आपको गिवन होती है, यहाँ पे पुट कर दो तो ये कितना हो जाएगा, y k माइनस ट्वाइस a x प्लस h इक्वल टू k² माइनस 4ah। ठीक है, क्योंकि हमें बाद में लोकस निकालना है तो h कोमा k को हम फिर से x y से लास्ट में रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो इसको हम लास्ट में क्या करना है, x कोमा y से रिप्लेस करना है। क्लियर। अब देखो यहाँ पे, अब ये जो ये किस लाइन का इक्वेशन है, इसी लाइन का इक्वेशन है, और ये कहाँ से पास कर रहा है, ओरिजिन से। तो ओरिजिन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो ओरिजिन पुट करोगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा। यहाँ से कितना दे देगा, माइनस ट्वाइस ए एच इक्वल टू h² माइनस 4ah, है ना। तो k² की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ट्वाइस ए एच के, और h कोमा k को हमें लास्ट में किससे रिप्लेस करना है, x कोमा y से। तो ये क्या दे देगा, y² इक्वल टू ट्वाइस ए एक्स। तो यही हमारा क्या है, लोकस है। किसका लोकस, इस मिड पॉइंट का लोकस, है ना, कॉर्ड के मिड पॉइंट का लोकस। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा, y² इक्वल टू ट्वाइस ए एक्स, बी ऑप्शन आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो, है ना। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास, अ फ्लैग स्टैप स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ पिलर। ठीक है, हमारे पास एक पिलर है, यहाँ पे एक पिलर ले लो आप इस तरीके का। ठीक है, हाइट ऑफ द फ्लैग स्टैप बीइंग डबल द हाइट ऑफ द पिलर। ठीक है, तो अगर ये इसका हाइट h है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं क्योंकि ज़्यादा बड़ा फिगर बन जाएगा। तो ये अगर मेरा h है, तो यहाँ से इसका हाइट कितना है, ट्वाइस h का है ना। और ये क्या बोल रहा है, फ्लैग स्टेप, a man standing on the ground at a distance find that both the pillar and the flagship subtend equal angle at its height। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई आदमी खड़ा है तो ये दोनों कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, इक्वल एंगल फॉर्म, यानी अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा ही होगा। ठीक है, द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द पिलर एंड द डिस्टेंस ऑफ मैन फ्रॉम द पिलर। ठीक है, तो अगर मैं इस डिस्टेंस को x मान लूँ तो हमें किसकी वैल्यू निकालने के लिए बोला है इसने, इसने h बाई x की वैल्यू निकालने के लिए बोला। ठीक है, तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, h/x की। तो यहाँ से देखो टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टेन थीटा इक्वल टू h/x। और क्योंकि h/x हमें क्वांटिटी है तो उसको मैं t एज्यूम कर लेता हूँ अभी के लिए, क्योंकि बार बार हमें ये चीज लिखना ना पड़े। t की वैल्यू जो होगी वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, और टेन टू थीटा की वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी, टेन टू थीटा हम कितना लिख सकते हैं, थ्राइस h/x। ठीक है, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, थ्राइस t के इक्वल, क्योंकि h/x की वैल्यू हमें दी हुई है ना। अब टेन टू थीटा का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो टेन टू थीटा क्या हो जाएगा, टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और ये वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, थ्री टी के। और टेन थीटा की वैल्यू हमें टी पता है, तो ये कितना हो जाएगा, टू टी अपॉन वन माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू राइस टी, है ना। यहाँ से देखो टी से टी एक कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, टू इक्वल टू थ्री माइनस थ्री टी स्क्वायर, है ना। और यहाँ से थ्री टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन, और टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन बाय रूट का थ्री। ठीक है, नेगेटिव वाली वैल्यू नहीं ले रहे हैं क्योंकि रेशियो है, हाइट का रेशियो है, और टी की वैल्यू क्या है, h/x। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा वन बाई रूट थ्री। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा, यहाँ पे आप सी ऑप्शन मार्क कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास z हमें दिया हुआ है, z क्या है, z इक्वल टू थ्री माइनस फोर आई, और हमें इसकी वैल्यू इसने पूछी है, z टू द पावर फोर माइनस थ्री जेड क्यूब प्लस 99z माइनस 95 की वैल्यू हमसे पूछी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो z को, अगर थ्री को मैं इस तरफ लेके आता हूँ तो ये z माइनस थ्री इक्वल टू माइनस फोर आई हो जाएगा।
है ना। और अब क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6z और इक्वल टू यहाँ पे कितना दे देगा 16, है ना। और तो ये -16 हो जाएगा, ठीक है। इस तरफ आके ये क्या दे देगा, जेड स्क्वायर -6z प्लस 25 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अब हमें करना क्या है, हमें देखना है कि ये वाला टर्म इसमें कहीं पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सिंपली आपको क्या करना है, इस वाले टर्म से आप इसको डिवाइड कर दो, ठीक है। सिंपली आप इस वाले टर्म से डिवाइड कर दो, डिवीजन आपको आता है, पॉलिनोमियल में किया होगा तो पहले कैसे लगेगा, जेड स्क्वायर से। तो कितना हो जाएगा, जेड टू द पावर 4 -6z³ प्लस 25z, ठीक है। माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 3z², 3z² और ये कितना दे देगा प्लस का 74, है ना, 74z माइनस 95। अब कितने टाइम्स लगेगा, +3z टाइम्स, है ना। तो 3z² माइनस, है ना, फर्स्ट ये इससे मल्टी सॉरी ये क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे ये क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब है। तो यहाँ से देखो कितना आएगा, यहाँ पे एक टर्म मिसिंग है, ठीक है, स्क्वायर का टर्म मिसिंग है, जेड की पावर 4। तो यहाँ पे जो टर्म हमें दिया हुआ है वो है जेड की पावर 4 -3z³ प्लस 3z² प्लस 99z माइनस 95, ठीक है। तो यहाँ पे एक टर्म मिसिंग है, इसको करेक्ट कर लो। यहाँ पे हमारे पास +3z² का भी टर्म है, तो ये हो जाएगा 3z² प्लस 99z माइनस 95, ठीक है। तो सिंपल आपको ये डिवीजन पता है, डिवीजन आप कर सकते हो। डिवीजन जब आप करोगे, है ना, तो मैं डायरेक्टली नीचे आंसर लिख रहा हूँ। डिवीजन जब आप करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -4 और रिमाइंडर कितना बच जाता है, रिमाइंडर आपका 5 बच जाता है, ठीक है। इसका मतलब जो टर्म हमें दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, z⁴ -3z³ प्लस 3z² प्लस 99z माइनस 95 को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, दिस इंटू दिस प्लस दिस, है ना। तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो जाएगी, z² -6z प्लस 25 इंटू z² प्लस 3z माइनस 5 और ये प्लस का 5, और इसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी कितनी दी हुई है, 0 दी हुई है। तो ये फाइनली कितना बच जाएगा आपका, 5 बच जाएगा, है ना। तो इसमें आप कितना मार्क कर सकते हो, ए ऑप्शन आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास, इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन है x² x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0, और इसके 3 रूट्स होंगे। तो 3 रूट्स हम अल्फा बीटा गामा एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू -b, ठीक है। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा की वैल्यू कितनी हो जाएगी c, और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ जाएगा d, माइनस का d, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है, और ये बोल रहा है कि अल्फा बीटा गामा किस में है, अल्फा बीटा गामा तुम्हारा एपी में है ना। तो अल्फा बीटा गामा हमारा एपी में है, तो हम क्या लिख पाएंगे, ट्वाइस बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, है ना, ट्वाइस बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। यहाँ पे अगर इसको पुट करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, थ्राइस बीटा इक्वल टू -b, है ना। तो यहाँ से आप देखो बीटा की वैल्यू निकाल सकते हो -b/3, ठीक है। ये फर्स्ट वाला कंडीशन आ गया। दूसरी चीज, आप इस वाले इक्वेशन में देखो, सेकेंड वाले इक्वेशन से अगर मैं बीटा कॉमन ले लेता हूँ, तो बीटा कॉमन लोगे तो कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस गामा और प्लस गामा इंटू डेल्टा इक्वल टू सी हमें दिया हुआ है, ठीक है। सेकेंड में सॉरी अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, और ये गामा प्लस अल्फा होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, गामा प्लस अल्फा। तो यहाँ से देखो गामा प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -d/बीटा। तो ये हो गया -d/बीटा इक्वल टू सी, और ये बीटा टाइम्स अल्फा प्लस गामा की वैल्यू कितनी है,
अल्फा प्लस गामा की वैल्यू देखो यहाँ पे 2 बीटा ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसके जगह पे हम लिख सकते हैं 2 बीटा, तो ये 2 बीटा स्क्वायर हो गया, है ना। और बीटा की वैल्यू हमें ऑलरेडी दी हुई है, ठीक है, -b/3, यहाँ पे पुट कर दो 2 इंटू -b/3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे देखो बीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 टाइम्स d/b आ जाएगा और इक्वल टू c, है कि नहीं। बस हमें इसी को सॉल्व करना है, तो ये कितना देगा 2b²/9 प्लस 3d कितना जाएगा 3d/b इक्वल टू c, है ना। यहाँ से देखो इस वाले क्वेश्चन में ए बी सी डी में ही रिलेशन है, ठीक है। यहाँ पे आप सिंपली आप एलसीएम ले लो, तो एलसीएम ले लोगे तो कितना आ जाएगा ट्वाइस बी क्यूब, ठीक है, यहाँ पे नीचे में बी है तो बी क्यूब प्लस 27d इक्वल टू 9 का बी एंड सी, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा 9bc 27, ये आपका डी ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहा है, ठीक है। तो अल्फा बीटा गामा को बस एलिमिनेट करना था, एबीसीडी में हमारा रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस द कोफिशिएंट ऑफ 8th टर्म एंड 19th टर्म आर इक्वल, है ना। t8 इक्वल टू क्या दिया हुआ है t19, और हमारे पास इक्वेशन क्या है x⁵ प्लस x⁻⁻1/5 और होल टू द पावर n, ठीक है। इसका जनरल टर्म लिखोगे तो क्या होगा TR इक्वल टू NCR x⁴/5 टू द पावर n-r x⁻⁻r/5, ठीक है। तो ये TR+1 है, तो TR+1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी NCR, x के कोफिशिएंट को यहाँ पे हम कलेक्ट कर ले रहे हैं, तो x के कोफिशिएंट को कलेक्ट करोगे कितना जाएगा 4/5 इंटू n-r और यहाँ पे -r/5, इसका कोफिशिएंट क्या है NCR, और ये दोनों चीज क्या बोल रहा है इक्वल है, तो t8 टर्म की वैल्यू कितनी हो जाएगी NC7, है ना, ये कितना हो जाएगा NC7, और t19 कितना हो जाएगा NC18, ठीक है। और NC18 को हम क्या लिख सकते हैं NCn-18 भी लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ से n-18 की वैल्यू कितनी होगी 7, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 25, ठीक है। तो TR+1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 CR x⁴/5 25 -r/5, हमें क्या निकालना है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, इंडिपेंडेंट ऑफ x के लिए, है ना, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x के लिए क्या होगा जो x की पावर है वो कितनी होनी चाहिए 0, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 4/5 25 -r/5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, यहाँ से ये जाएगा 100, तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, ठीक है। यहाँ से सिंपल इक्वेशन है, इसको आप सॉल्व कर पाओगे, तो t20 आ गया, ठीक है। तो कौन सा टर्म इंडिपेंडेंट होगा t21, और t21 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, है ना, तो t21 कितना हो जाएगा 25c20, है ना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन आप यहाँ पे सिंपली मार्क कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इन द इंटरवल 0 to 2π सम ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। हमारे पास इक्वेशन है साइन ऑफ पाई लॉग बेस 3 1/x, ठीक है, और ये इक्वल टू 0 है, तो ये इक्वल टू 0 होगा तो एंगल की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी log 3 1/x इक्वल टू k टाइम्स पाई, है ना, क्योंकि पाई का मल्टीपल होना चाहिए, तो यहाँ से देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से log 3 1/x की वैल्यू कितनी हो जाएगी k के इक्वल, ठीक है। इस 1/x को हम क्या लिख सकते हैं x लिख सकते हैं, माइनस यहाँ पे होगा, इस माइनस को हम इस तरफ लेके जा सकते हैं, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 टू द पावर -k, और k किसको बिलोंग करेगा इंटीजर को, ठीक है। लेकिन हमें x की वैल्यू किसके बीच में रखनी है 0 से 2π के बीच में, ठीक है। तो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि k की कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, तो k की एक एक वैल्यू पुट करके देखते हैं, तो x की वैल्यू कौन कौन सी पॉसिबल है ना। तो देखो k की वैल्यू क्या हम 0 पुट कर सकते हैं, k इक्वल टू आप 0 पुट कर सकते हो, क्योंकि 0 पुट करोगे तो 1 मिलेगा,
जो कि 0 से 2 पाई के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, k की वैल्यू हम 1 पुट कर सकते हैं, क्योंकि 1 पुट करोगे तो 1/3 हो जाएगा। 2 पुट कर सकते हो, 3 पुट कर सकते हो, और यहाँ से आगे आप सारी वैल्यू इनफाइनाइट वैल्यू पुट कर सकते हो। नेगेटिव साइड में आते हैं, k इक्वल टू -1 यहाँ पे आप पुट करोगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 3, और 3 की वैल्यू 2 पाई के बीच में लाई करती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप -1 भी पुट कर सकते हो, लेकिन k इक्वल टू -2 आप पुट करोगे तो ये 9 हो जाएगा। 9 0 से 2 पाई इंटरवल में k बाहर चला जाता है, तो k की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, ये वाली वैल्यू पॉसिबल है। और इसके लिए हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा x का सॉल्यूशन, वो क्या क्या हो सकता है, तो -1 के लिए क्या मिल जाएगा 3, 0 के लिए 1, 1 के लिए 1/3, 1/3 स्क्वायर, 1/3 क्यूब, और इस टाइप से सारे नंबर है। और हमें क्या निकालना है, इसका सम निकालना है। तो सम क्या होगा, 3 प्लस 1 प्लस 1/3, 1/3 स्क्वायर, 1/3 क्यूब, और ये इस टाइप से बढ़ता जाएगा इनफाइनाइट सम तक। ठीक है, तो 3 प्लस और यहाँ से यहाँ तक का सम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/1 माइनस आर, है ना। सिंपल इनफाइनाइट सीरीज का सम यूज कर लिया जीपी का, तो ये 1 प्लस 3 ऊपर चला गया और नीचे आ गया, तो ये कितना हो जाएगा 6 प्लस 3 9/2। तो टोटल सारे x की वैल्यू का सम कितना आ जाएगा 9/2। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका, सी ऑप्शन आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, देयर आर 3 ऑरेंज। ठीक है, हमारे पास 3 ऑरेंज है, 5 एप्पल्स हैं, ठीक है, एंड 6 मैंगोज हैं in a fruit bags. The number of ways in which at least one fruit can be selected from the basket. ठीक है, at least one select करना है। और यहाँ पे सारे जो ऑरेंज है, एप्पल है, मैंगो है, ये सब क्या है आइडेंटिकल है। ठीक है, क्योंकि इसने कुछ डिफरेंशिएट करने के लिए नहीं बोल रखा है, तो ये सब अपने आप में क्या, यानी 3 मैंगोज अपने आप में आइडेंटिकल है, ये अपने आप में आइडेंटिकल है, और ये अपने आप में आइडेंटिकल है। ठीक है, तो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने का तरीका कितना होता है, याद होगा आपको, नंबर ऑफ वेज कितने होते हैं, 1 ही होता है ना। तो अगर आपको एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है तो उसके लिए कितने तरीके होंगे, एक ही होंगे। 2 चूज करना है तो भी कितने होंगे, 2 ही होंगे, एक ही होगा। तो इस तरीके से अगर मुझे सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, ठीक है, तो n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने का तरीका कितना हो जाएगा, n+1, है ना। n+1 मतलब कि आप या तो कोई भी सेलेक्ट नहीं करो, है ना, यहाँ पे लिख लो आप, नंबर ऑफ वेज of selecting n object, n identical object, है ना, n identical object, ये कितना हो जाएगा n+1 हो जाता है। ठीक है, नंबर मतलब कि टोटल वेज कितने हो सकता है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो हम 0 सेलेक्ट करें, ठीक है, 0 सिलेक्शन, यहाँ पे मैं ऊपर में सिलेक्शन लिख रहा हूँ, तो 0 सिलेक्शन हो सकता है, और 1 सिलेक्शन हो सकता है ना। या तो आप 0 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो, या 1 कर सकते हो, या 2 कर सकते हो, या 3 आप शुरू लेके n सेलेक्ट कर सकते हो। और सबके सेलेक्ट करने का वेज कितना होता है, एक होता है, तो 1 1 1 1 अप टू कितने टाइम्स आएगा, n+1 टाइम्स, तो टोटल कितना हो जाएगा n+1 वेज। तो 3 ऑरेंज को चूज करने का तरीका कितना होगा, 3+1। 6 एप्पल को चूज करने का तरीका, सॉरी 5 एप्पल को 5+1, और 6 मैंगोज को 6+1। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोला है कि एटलीस्ट 1 हमें सेलेक्ट करना ही है। अब देखो, इस हर एक केस में एक केस ऐसा जरूर आया होगा जब हमने 0 सेलेक्ट किया होगा, है ना, यानी एक केस इसमें ऐसा जरूर होगा जब हमने 0 मैंगो सेलेक्ट किया होगा, 0 एप्पल किया होगा, और 0 मैंगोज किया होगा। ठीक है, तो हमें टोटल में से क्या करना पड़ेगा, टोटल में से मुझे 1 माइनस करना पड़ेगा जब मैंने तीनों में से कोई भी सेलेक्ट नहीं किया होगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो गया। तो ये कितना हो जाएगा 4 × 6 × 7-1। ठीक है, 7-1, तो फाइनली आंसर कितना हो जाएगा 167। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे मैच कर जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप क्वेश्चंस वगैरह कंप्लीट करते रहो। ठीक है, और कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हो, उसको हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके, चलो बाय।